मोबाइल जैसा कुछ नहीं हो, खाली टक टक करेंगे, उससे बात करेंगे। क्या था, कान में कोई चिप लगेगी, फोन आएगा हमें तक। किसने सोचा था आज के 50 साल पहले मोबाइल से बात होगी? कौन सोच रहा था कि जीवन इस प्रकार? मैं कहता हूं 2017-18 के आसपास में, शायद 16-17, हमारे पास एक व्यक्ति एक दिन मिलने के लिए ऑफिस में सर के पास, उन्होंने कहा स्प्रिंग बोर्ड को ऑनलाइन आना चाहिए, और हम सब उस पर हंसे। हमने कहा कैसे बात कर रहा है, क्या हो जाएगा ऑनलाइन आने से? उसने कहा स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, पढ़ाई पढ़ना ही पढ़ाई होती है, गुरु के सामने आइए निष्ठापूर्वक बैठिए तो ही पढ़ाई होगी। 500 किलोमीटर दूर बैठे घर में मोबाइल में देख रहे हो, पढ़ाई होती है उसे? जी नहीं आती तो पढ़ता है, जी नहीं आता नहीं पढ़ता है। यहाँ सामने आता है, स्टूडेंट टेस्ट देता है, टीचर से मिलता है, उसके दोस्त होते हैं, ऐसे हमने खूब सारी बातें की। उसने वितरण फिर हमें कहा, करें नहीं, आने वाला समय ऑनलाइन का होगा, मोड़ना नहीं होगा, यही होगा जो हम कर रहे हैं। अच्छा, हम हमारे इस फील्ड के टॉप थे, जितने स्टूडेंट थे उतने राजस्थान की सारी कोचिंग्स में मिला के नहीं थे, ऑफलाइन। आरएस के जितने स्टूडेंट हमारे पास थे, राजस्थान की सारी कोचिंग्स के आरएस के स्टूडेंट मिला लिया जाए तो हमारे आधे छोड़ो, हमारे 1/4 भी नहीं थे। इसका मतलब स्प्रिंग बोर्ड अपने टॉप पे तो था, पर वो ऑफलाइन ऑफलाइन। फिर आया कोरोना, कोरोना आया तो हमें शुरू में यही लगा कि 10-15 दिन में चला जाए, तो हमने बच्चों को जाकर 15 दिन की छुट्टी है, फिर 15 दिन हमें लगा बैठे बैठे क्या करें 15 दिन। मोदी जी आए तीसरे दिन, मोदी जी ने कहा भाई और बनो 21 दिन, चलो 21 दिन के बाद कोरोना टाटा बाय बाय कर देगा, 21 दिन क्या करें? तो हमने कमरे में बोर्ड लगाया, पुराने वाला बोर्ड आता था, बोर्ड लगाया, एक कैमरा लगाया सामने, एक बंदे का रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे क्लास डाल देते हैं, ताकि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि ऑनलाइन लोगों को पढ़ाना है, हमारे पास ऐप था नहीं, तो हमारे जो बच्चे घरों में बैठे हुए 21 दिन क्या करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हमको काम देते हैं। और हमने बाकायदा यूट्यूब पे लाइव आके बोला कि तुम 21 दिन बाद आओगे तब हम सवाल पूछेंगे तुमसे। बच्चों ने वापस कमेंट नीचे किया, वेरी गुड सर, पक्का पक्का जवाब देंगे आपको। पहले दिन वीडियो बनाई मैंने, इकोनॉमी पढ़ाने विजय सर आएंगे, विजय सर ने दोनों ने वीडियो डाले उसपे, फिर बैठे बैठे देख रहे हैं व्यूज कितने आ रहे हैं कि 400। अरे अच्छा है, स्टूडेंट ही है, 400 लोगों ने देखा है। शाम तक जाते जाते राजस्थान जी के मेरे वीडियो थोड़े बढ़ गए, मैंने कहा राजस्थान जी के बढ़ रहे हैं बच्चे, इकोनॉमी नहीं बढ़ रहे। फिर विजय सर ने दूसरे दिन मेरे को देख के बताया, वो टेक्निकल है कि तेरा जो वीडियो देख रहे हैं ना, तेरे को पता है कहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, घर से बैठे बच्चे देख रहे हैं मोबाइल में, ना इसके व्यूअर्स पता चल जाते हैं कहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, कुवैत, कुवैत में कौन देख रहा है, कुवैत में कौन आ रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है, क्या 2-3 तो बहरीन में भी है तेरे स्टूडेंट, सऊदी अरब में भी स्टूडेंट है। फिर समझ में यूट्यूब का वीडियो तो कोई भी देख सकता है ना, वो स्टूडेंट ही क्यों देखेगा, क्योंकि राजस्थान जी के है तो जहां की बात की वहां का आदमी देख सकता है। और हमारे इधर चुरू झुंझुनू सिकर साइड के खूब सारे बहरीन कुवैत भरा पड़ा है, आप कभी दुबई वाली फ्लाइट में बैठ जाइए, आपको लगेगा चिड़ावा जाने वाली बस है, तानसेन के थैले लिए हुए हैं, खूब सारे लोग मिल जाएंगे आपको, तो वहां से लोग देख रहे हैं। तो अच्छा, इसका मतलब बच्चे तो देख नहीं रहे, जिनको देखना चाहिए उनका किसी को लेना देना। और वो बड़े बुरे से दिन थे, बुरे के वैसे हमने एंजॉय किया उसको, कि सामने एक जो बंदा बैठा है वो भी ऐसे बंदे जिनको हमने यूं कहा भैया प्लीज थोड़ी दिन वीडियो हमारे बना दे, उनको भी इस फील्ड की कोई जानकारी नहीं। एक भी स्टूडेंट ने, हमारी आदत है बिना स्टूडेंट के एक खाली कमरा है, आप उसमें पढ़ा रहे हो किसको, कैमरे की तरफ देखते हुए। अच्छा, यहाँ जब क्लास होती है तो आपके चेहरों से पता चलता है समझ में आया नहीं आया, आदमी हंसता है, बच्चे हंसते हैं, आदमी सीरियस बात करता है, बच्चे सीरियस होकर सुनते हैं, समझ में आता है जा रही है बात एकदम सही जा रही है। वहां क्या सीरियस हो गई तो कैमरे के सामने बोला है, कैमरा रो पड़े तो भले ही, बच्चे की क्या पता। ये उसमें भी सबसे जोरदार ये होता, वो जो भैया, अच्छा कमरे में पंखा नहीं चलाना है आपको, पंखा चलाएंगे तो साउंड जाएगी, गर्मी पड़े भयंकर, हम पसीने में हो जाए, पसीना है तो कैमरे के सामने आने से साइड में जाके पसीना पहुंच के वापस आते हैं। 50 मिनट की पूरी क्लास ली ढंग से, जब 2 घंटे में लगाते हो 50, लिखवाना होता नहीं, सीधा सीधा बोलते तो हो जाता 40-45 मिनट 50 मिनट में। बाहर गए, कैमरामैन भैया आए, उन्होंने कहा सर माइक ऑन नहीं था आपका आवाज गई नहीं थी। अरे यार ऐसे तो नहीं हो सकता है, वापस बोलो जो अभी बोला था आपने। अच्छा, सेम बात रिपीट करनी बड़ी टफ हो जाती है, वही जोक बताना है आपको, है ना, वही वापस कोई बात से लिंक करना है आपको। पर क्यों ऐसा, वो दिन भी थे। अब धीरे धीरे हमारे समझ में आया कि कोरोना तो लंबा जाएगा, तो किसी ने हमें वापस आकर करे भले आदमियों, एक ऐप नाम की चीज होती है ऐप, और तुम वो बनाओ और उस पर पढ़ाओ। क्या यूट्यूब पे खड़े हो जाते हो और पढ़ाने के लिए, कोई बोर्ड है तुम्हारे पास कुछ हो रहा है। तो हमने ऐप बनाया, ऐप बना के पढ़ाने लगे। तब तक भी हमारे दिमाग में ये था कि ये ऐप है, हमारे बच्चों के पास है, हमारे बच्चे इस ऐप से हमें पढ़ रहे हैं, इतना ही हमारे दिमाग में था। फिर किसी का दिमाग काम किया, हमारे तो था ही नहीं, है भी नहीं, फिर किसी का दिमाग काम किया, उसने मेरी वाली क्लासें काट काट के कहीं पे लगाने शुरू कर दी। हमें तो पता भी नहीं था कटती भी और लगती भी है। किसी रैंडम आदमी ने, किसी स्टूडेंट ने वहां से क्लासेस काटी और काट के लगाने शुरू की। वो वीडियो वायरल होने शुरू हुए, हमारे पास फोन आने लगे, आज आपका एक वायरल वीडियो देखा। कौन सा हो गया? ऐसा तो हमने कोई कांड ही नहीं किया, मास्टर आदमी पढ़ाते हैं यार। महाराणा प्रताप के बारे में आपने जो बोला था, अच्छा हाँ फिर ठीक है यार, ये बड़ा तो ठीक है। अब समझ में है ना उसकी क्या वैल्यू थी, आज समझ में आता ना। 2020 तक मेरी मम्मी से कोई पूछ लेता ना, मैं 2013 से पढ़ाता हूं, 2010 से स्प्रिंग बोर्ड में हूं मैं, पढ़ने आया था, 2 साल पढ़ा था, फिर पढ़ाने लगा। मेरी मम्मी से कोई पूछ लेता कि आपका बेटा कौन सी कोचिंग में पढ़ाता है, तो मम्मी से स्प्रिंग बोर्ड नहीं बोला जाता, आधी बार स्प्रिंग बर्ड बोलती, अगली बार खाली स्प्रिंग लगा के छोड़ देती।
स्प्रिंग फील्ड एंड स्प्रिंग फोल्ड एंड जो उसके मुंह से आता वैसा बता देते। केवल हमें वे लोग जानते जो आरएस की तैयारी करते हैं। दूसरी कोचिंग करने वाला बच्चा भी हमें नहीं जानता कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है। अब जब एक बार सफर निकला तो कहां रुकेगा ये नहीं समझ में आ रहा। और ज्यादा तो नहीं, पूरा तो मध्य प्रदेश और पूरा गुजरात देखता है। पहले पहले हमें ये वहम था कि खाली ये देखते होंगे, राजस्थान देख लेता होगा वीडियो और कौन देखता है। फिर पता चला कि ना 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 ना, ये बातें अब घोड़ा अश्वमेध के लिए निकल चुका है, अब रुकने वाला बहुत। अब तो बातों को बहुत साल हो गए, मुझे 2022 में ही शायद 21-20 में ऑनलाइन शुरू है, 21 या 22 में स्टूडेंट मिला है। उसने सर मैं मेरे भाई का इलाज कराने के लिए नहीं, हाँ उसने मेरे से आगे पूछा कि सर 20 साल का मतलब क्या होता है। 20 साल समझ, 20 साल मतलब। अरे सर आपको एक जोरदार बात बताऊं, देखो आपको भी नहीं है ना इससे, नहीं है सर। मैं मेरे भाई का इलाज कराने के लिए एम्स जाता हूं, वहां एक बड़ी सीनियर डॉक्टर है, वो भैया का इलाज करती है। वो हमें व्यक्तिगत रूप से जानती है क्योंकि हम साल भर से उन मैम के पास जा रहे हैं। इस बार हम गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम राजस्थान से हो ना, हाँ तो बताओ 20 साल का मतलब क्या होता है। हमने कहा नहीं पता मैम। अरे तुम राजस्थान के हो 20 साल नहीं जानते फिर क्या मतलब हुआ। पर मैडम आगे पीछे इसके क्या है तो पता चले कुछ। कि नहीं 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 तुम्हें नहीं आता, चलो छोड़ो। दवाइयां वहां लिखी, हेल्थ के बारे में पूछा। फिर हम उठने लगे तो उन्होंने वापस पूछा कि 20 साल नहीं जानते तुम, तुम्हारे साइड में नहीं बोलते। नहीं मैम, पर आप कॉन्टेक्स्ट देंगे, आगे पीछे का रेफरेंस देंगे तो हमारी समझ में आ सकती है ना। तो उन्होंने आपका एक वीडियो दिखाया कि आदमी इसमें बोल रहा है, इसका मतलब बताओ। मैं उसमें ये बोल रहा था कि पुराने लोगों के बर्थडे पता ही नहीं होते कब आते हैं। अपने ज्यादातर के बर्थडे 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में सिमट जाते हैं। स्कूल में एडमिशन लिया था 3 जुलाई को, तो मास्टर जी ने बर्थडे क्या कर दिया, 3 जुलाई कर दिया। और मगर मम्मी से पूछ भी ले कि मैं किस साल पैदा हुआ था, तो मम्मी कहती है चीना होया 20 साल पैदा हुए। चीना मतलब चने, चने हुए थे 20 साल, उस साल पैदा हुआ था तू। अब मैडम उसको 20 साल पढ़ रही है, सुन रही है कि चीना होया विशाल पैदा हो। तो उनको लगा चीना हुआ और विशाल कैसे पैदा हो गया। वो स्टूडेंट सीख कर गया तो उसने कहा मैडम इसमें ये व्यक्ति ये कह रहा है कि जिस साल चने हुए थे उस साल पैदा हुआ था। अरे अच्छा, बी का मतलब उस होता है क्या? हाँ हाँ मैम, यहां उस है, बाकी तो दूसरे मतलब भी हो सकते हैं इसके कहीं पे। पर उसने वापस पूछा कि आपने वीडियो देखा ही क्यों? उसने कहा अरे ये आदमी बड़ी जोरदार बातें करता है, मैं इसकी कई वीडियो देखती रहती हूँ। जानते हो आप इस आदमी को? ना ना ना, यूं आगे यूट्यूब पे वीडियो आ गया था, मैंने इसके 2-3 देखे तब खूब सारे आ जाते हैं। ये हमारे सर है। उसने कहा ये पढ़ाता है? क्योंकि शुरुआत में वीडियो केवल वही वायरल हुए थे, इसमें पढ़ाने की कोई बात है। 20 साल ही हुए थे सारे के सारे। उसने मुझे आगे बताया क्या लेना देना किसी एक डॉक्टर का। तो समझ में आया कि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। यूट्यूब पे जब कोई चीज जाएगी तो कोई देखेगा ना उसको। आप और मैं ट्रंप का वीडियो देख लेते हैं, आप अगर मेरा ट्रंप मौसी का बेटा भाई थोड़ी लगता है, पर आता है ना हमारे सामने वीडियो आता है, 4 ट्रंप के वीडियो देखे फिर पूरे दिन ट्रंप ही ट्रंप आता है, सारे की सारी चीजें। तो आज हम इस बात पे हंस सकते हैं कि सब मोबाइल से बातचीत होती है, आज के 15 साल पहले को हंस सकते थे, आने वाले टाइम में होगा। मैं कहता हूं अपने मरने से पहले पहले देख के जाएंगे। कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई डिवाइस नहीं होगी हमारे पास में, और टक टक कर से हम बात करेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कई साल पहले तक इस प्रकार की चीजें दुनिया के अंदर आएगी। 2010 के बाद में दुनिया इतनी तेजी से बदली है जिसकी हद नहीं है। आप 2010 के बाद वाले बच्चे इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि जिंदगी में ठहराव भी था पहले लोगों के। अब तो दौड़ती जिंदगी है, सब भाग रहा है, इसमें कुछ भी रुका हुआ नहीं। पहले लोगों के जीवन में ठहराव था यूं गजब बड़ा। मैं तो कोई ज्यादा पुराना भी नहीं, 89 का हूं, तो ज्यादा पुराना आदमी नहीं हूं। मेरे याद है यार 89 से लेके 2004 तक का तो लगभग, कि 2004 के बाद में थोड़ा बढ़ने लग गया था, 10 के बाद और तेजी से हो गया। खैर कितने ही आराम से करता था। मैं अब जब देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल कह देते। कल कोई पेरेंट्स मेरे साथ पास में आए थे तो मैं उनको कह रहा था, बच्चे को मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा 3rd क्लास में पढ़ता हूं। वेरी गुड, शाबाश, कितने नंबर आए तुम्हारी? ये वो।
तो मैंने उनको, मम्मी साथ में थे, तो मैंने कहा इसको बुक्स दिया करो, छोटी छोटी बुक्स आती है, नंदन, चंपक, क्या ये हिंदी पढ़ लेता? उनका हाँ, तो इसको बुक्स ला के दो ताकि ये पढ़े, मोबाइल मत दिया करो। तो उनका वापस था, अरे मोबाइल बिना तो खाना ही नहीं खाता। आप 3rd क्लास के बच्चों को, और उससे भी छोटे की हालत यही है, 2nd के भी, 1st का भी यही है, हमने उसके हाथ में दे रखा है कि आज के कई साल पहले बच्चे खाना नहीं खाते थे, फिर बिना मोबाइल के खा ही रहे थे, उनका कोई ना कोई तरीका तो रहा होगा। तो सिविलाइजेशन कंटिन्यूअस होती है, सिविलाइजेशन लगातार बढ़ती है, उनमें अलग अलग पड़ाव आते हैं। बागोर एक सिविलाइजेशन है जो कभी उन लोगों ने डेवलप की जो पाषाण काल के लोग थे। वो 500 बरस वो लोग रहे होंगे जब केवल पत्थर का ही प्रयोग होता होगा, 1000 साल रहे होंगे, 5000 साल रहे होंगे, फिर उन्हीं लोगों के बीच में कभी तांबा आया होगा, उन्हीं लोगों के बीच में कभी लोहा आया होगा, उन्हीं लोगों ने बाद में खेती करनी शुरू की होगी। कंटिन्यूस सिविलाइजेशन। ये थोड़ी है कि भाई पत्थर पत्थर वाला टाइम था तब वो लोग वहां रहे और जैसे तांबा आया उन्होंने कहा बस अब जाएंगे, तांबा आ गया, अब यहां पे नहीं रहना, हम तो केवल पत्थर वाले लोग हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम बुद्धिस्ट जो लोग थे उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम को इसमें बड़ा मजा आया कि यार दुनिया का एक धर्म इसलिए फैल गया कि कुछ लोगों ने जाके भगवान बुद्ध की ज्ञान भरी बातें की, जाके इंडोनेशिया के लोगों को कहा कि भगवान बुद्ध बड़े अच्छे हुए थे, बुक पढ़ो। उन्होंने पढ़ा और वो बुद्धिस्ट हो गए। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, ताइवान, जापान, कोरिया, सारे के सारे बुद्धिस्ट है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन जगह की खुदाई करवानी शुरू की जो बुद्धिस्ट सेंटर थे, जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ कि लुम्बिनी, पता लगाओ भाई, खोदो रे इसको। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई कि कुशीनगर, खोदो इसको। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया था कि सारनाथ, खोदो इसको। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया, खोदो इसको। भगवान बुद्ध ने अपना लंबा समय कहां बिताया था कि श्रावस्ती, खोद लो इसको। तो उस जगह उसने एक्सकेवेशन करवाने शुरू किए। पर वो आदमी थोड़ा सा बुद्धिस्ट के प्रति इतना अट्रैक्ट था कि कुछ भी मिला उसको, मान लो ऐसा कोई पेन मिल गया उसको, है ना, कोई ऐसी कलम टाइप का मिल गया, उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग कलम का प्रयोग करते थे। हो सकता है पहले का उससे, हो सकता है उसके बाद का हो, पर उसने शुरू करवा दी थी। तो भारत में आर्कियोलॉजी शुरू करवाने वाला बंदा कौन था? पर यह व्यक्तिगत प्रयास है, अंग्रेजों की सरकार इस बारे में अभी तक भी कुछ भी करती नहीं। 1853 में भारत में पहली रेल आई थी बॉम्बे से थाने। पहली रेल कब आई? 1853, 1853 में पहली रेल चलाई गई थी बॉम्बे से लेके थाने के। उसके 3 साल बाद 1856 में अंग्रेज एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं लाहौर से कराची। कहां बिछा रहे हैं? एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। 2 इंजीनियर भाई है, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। क्या क्या नाम है? तो उन्होंने वहां जो लोग थे उन लोगों से पूछा, पंजाब में लाहौर के आसपास में एक जगह पे उन्होंने लोगों से पूछा कि यार हमें पक्की ईंटों की आवश्यकता है, पटरी जाएगी, पटरी के नीचे क्या लगानी पड़ेगी? पक्की ईंटें। तो यहां पक्की ईंटें कहां मिल सकती है? और उस गांव के लोगों ने कहा कि साहब ये रावी नदी, रावी को क्रॉस करेंगे, एक मिट्टी का टीला, उस मिट्टी के टीले के नीचे खूब सारी पक्की ईंटें। उन इंजीनियर्स भाइयों ने, दोनों ने, जॉन और विलियम ने कहा कि प्लीज हमें खूब सारी ईंटें चाहिए रेलवे लाइन के लिए, और पक्की मतलब ट्रेन निकलेगी उनके ऊपर से, तो कितनी पक्की होनी चाहिए देखो यार तुम, ऐसे ईंटों से पार नहीं पड़ेगी अपने। उन गांव वालों का सर प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, इतनी सारी ईंटें हैं कि हम कई सालों से वहां से ईंटें निकाल निकाल के अपने घर बना रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। और पक्की की बात यह है कि सर एक बार सिर बिड़ा के देखो आप, सिर फूट जाएगा लेकिन ईंट फूटेगी। दोनों भाई वहां गए, उनको ईंटें मिल गई, वो ईंटें ले आए, रेलवे लाइन बिछा ली। उन्होंने अंग्रेजों की सरकार को लिख के भेजा, भारत सरकार को लिख के भेजा, हमें रेलवे लाइन के लिए ईंटों की आवश्यकता थी, गांव में ईंटें मिली है जो बहुत पुरानी ईंटें हैं, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, ये देखिए आप ये ईंटें कहां से आई कहां से नहीं। पर सरकार ने तब भी कोई ध्यान नहीं। लॉर्ड कर्जन जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया 1899 के अंदर, तो 1904 के आसपास में वो डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर देता है, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट। तब तक आर्कियोलॉजी वाले बेचारे यूं ही काम ही कर रहे थे। उसने एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया ढंग से, उसको रेगुलर रुपए देने शुरू किए। पहले डिपार्टमेंट था, उनको रुपए नहीं मिलते थे, अब रेगुलर रुपए देने शुरू किए। फिर एक बहुत अच्छा काम हुआ, 1910 के बाद में उस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डीजी आए, डायरेक्टर जनरल। कौन है? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल ने पुरानी फाइल्स देखने शुरू की और उनके पास में 1856 की एक फाइल आई, जिस फाइल में लिखा हुआ था कि रावी नदी के पास एक गांव में पक्के ईंटें मिली है। तो उन्होंने एक आदमी भेजा कि जाओ यार देखो इस गांव में कैसे ईंटें मिली है। वो आदमी गया, उसने जाके लेयर्स हटानी शुरू की, टीला हटाना शुरू किया, और जब सारी लेयर्स पूरी ढंग से हटा दी तो अचंभे का पारावार नहीं था। 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक पूरा शहर, जिसके सारे के सारे मकान
एक सीध के अंदर बने हुए, सारे के सारे मकानों के आगे से पक्की सड़कें, सारे के सारे मकानों में पक्की नालियां, सारे के सारे मकान पक्की ईंटों के बने हुए, कई मकान डबल मंजिल बने हुए, हर मकान में रसोई, हर मकान में कुआं, हर मकान में बाथरूम बना हुआ। जो जितने मकान थे सारे एक ही सीध में जा रहे हैं और उनका एक का भी दरवाजा रोड की साइड में नहीं है, सबके सब दरवाजे रोड के दूसरी साइड है। जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर किसी प्रकार की खिड़की नहीं है। सारी की सारी रोड जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे जाके काट रही है। सारी की सारी जो रोड्स है वो मुख्य रोड जो मेन रोड है उसे जाके मिल रही है। सारी की सारी जो नालियां है वो ढकी हुई है ऊपर से, बीच में कचरा निकालने के लिए जगह जगह उनके सुराख किए हुए, होल किए हुए, उनमें वो नालियां जाके एक बड़े नाले से मिल रही है। बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा है। अरे ये क्या है? ऐसे तो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले। ऐसा तो होता ही नहीं है कि पूरा शहर एक जैसा हो। इसका मतलब जिस किसी ने शहर बसाने की प्लानिंग की है कि सारे घर एक ही सीध के अंदर होने चाहिए, वरना तो जब यूं हम बसाते, लो जयपुर है, आज इधर वाला देखो अपने, अब जो है एक मकान यहां बना हुआ है, एक हो सकता है थोड़ा इधर है, एक थोड़ा सा इधर है, इस प्रकार से बना लेते हैं लोग। ये पूरा का पूरा वैसे कैसे? उन्हें जॉन मार्शल का भाई साहब कोत तक है, भयंकर चीज मिली हमें यहां पे। उसने कहा होल्ड ब्रो, एक बार रुको। अगले साल एक और व्यक्ति, वही एक बुद्धिज्म की खोज करते रहते थे, एक बुद्धिस्ट स्तूप बुद्ध जब मर जाते उनके जो बनाते उनको क्या बोलते, स्तूप, एक स्तूप का एक्सकेवेशन कर रहे थे। और एक्सकेवेशन करते 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 नीचे गए। इस बार तो और अचंबा था, 125 हेक्टर में फैली हुई वैसी बस्ती जो हमें पिछले साल मिली थी। अचंबे की बात यह है, इस बस्ती में तो बड़े बड़े होल बने हुए, बड़े बड़े इसके अंदर बाथ टब बने हुए। जॉन मार्शल को वापस कहा कि वापस मिला है। कहा दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पहला जो सेंटर मिल रहा था वो था हड़प्पा, दूसरा जो मिल रहा था वो मोहनजोदड़ो। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है? सब 400 किलोमीटर। यार 400 किलोमीटर दूर के दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर जोधपुर एक जैसे हैं? क्या जोधपुर अजमेर एक जैसे हैं? क्या अजमेर उदयपुर एक जैसे हैं? क्या उदयपुर बीकानेर एक जैसा है? क्या बीकानेर कोटा एक जैसा है? कोटा भरतपुर एक जैसा है? सब अलग अलग है। इसका मतलब एक तो एक ही टाइम में बने। इसका मतलब कोई बनाने वाला जो पावर रही होगी, जो कोई राजा रहा होगा, उसने कहा सब एक जैसे बनाओ। अंग्रेजों को बड़े मजे आए। 1921 में उनको हड़प्पा मिलता है, 1922 में उनको मोहनजोदड़ो मिलता है, 1924 में जॉन मार्शल खोज कर इस बात की घोषणा करते हैं कि हमने एक नई सभ्यता खोज ली है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? वाय सिंधु घाटी सभ्यता। तो उनका इसके सारे सेंटर सिंधु के आसपास है, या तो सिंधु या उसकी जो ट्रिब्यूटरी सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, वो जो नदियां उनके आसपास में सेंटर मिल रहे हैं। अंग्रेजों को मजा आया। 1924 में जॉन मार्शल घोषणा करते हैं कि दुनिया में सबसे पहले पक्की ईंटों के मकान, पक्की ईंटों की सड़कें, पक्की ईंटों की नालियां भारत में बनी थी। दुनिया में सबसे पहले शहर कहीं पर बने थे तो भारत के अंदर बने थे। भारत दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, भारत दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है। अंग्रेजों ने अब हर साल खोदने शुरू किए, पूरा पाकिस्तान खोद दिया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में मिले। अब वो चहुदड़ो, अल्लादीनो, सुतकांगडोर, कोई मुंडिका, सोर्तुगही, अल्लादीनो, जितने सेंटर मिल सकते थे उनको खूब सारे, कोट दीजिए, खूब सारे सेंटर मिले उनको। बदकिस्मती ये कि 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गए, वो सारे सेंटर पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान ने कहा दुनिया में सबसे पहले पक्की ईंटों की नालियां, पक्की ईंटों की सड़कें, पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में बने थे। दुनिया में पहली अर्बन सिविलाइजेशन पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अपने वालों को कहा हटाओ रे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करो। हमने कहा पहले तो अपने एक ही था, उनका कोई एक नहीं थे, चुपचाप रवाना जो यहां से, सारे सेंटर हमारे हैं। तो अपने वालों को किसी का काम किया कि जब पंजाब के दो टुकड़े किए, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब इंडिया में, और यहां पे सेंटर है, यहां पे सेंटर है, यहां पे सेंटर है। यहां जब लोग हैं तो इधर भी तो रहे होंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने एक्सकेवेशन नहीं किया, अपने कर लेते हैं। तो अपने वालों ने अपने वाले पंजाब का एक्सकेवेशन किया। बहुत जल्दी आजादी के 5 साल बाद में हमें एक सेंटर मिला, रोपड़। कौन सा मिला? रोपड़ मिला था। हमें लगा नहीं यार अपनी साइड में भी है। हम थोड़ा नीचे उतरे, हरियाणा में एक बेहतरीन सेंटर मिला हमें, बनावली। कौन सा मिला? वॉश बेसिन मिला हमें बनावली। क्या मिला? हमने पाकिस्तान वालों का, गरीबों नालियों में हाथ धोते रहते हो, अमीर लोग इधर है, हमारे पास क्या है? हम थोड़ा और नीचे उतरे, एक और बहुत प्यारा जगह मिली हमें, कालीबंगा। कौन सी मिली? जैसे हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा का वैसा कालीबंगा। हमारे एक इतिहासकार में दशरथ शर्मा कहते हैं कि यदि वो एक पूरी सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन की 2 राजधानियां हैं, पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तो तीसरी कौन सी है? हम थोड़ा और नीचे उतरे, हमें गुजरात में बड़ा अच्छा सेंटर मिला, लोथल। कौन सा मिला? बंदरगाह मिला वहां।
क्या मिला? डॉकयार्ड, पोर्ट। इसका मतलब जहाज है उनके पास, वो विदेशी व्यापार करते हैं वहां पे। हम जब ये सब देख ही रहे थे 1990 के आसपास में, हमें एक गुजरात में सेंटर मिलता है धोलावीरा। कौन सा? अचंभे की बात यह थी कि धोलावीरा किसी भी नदी के पास नहीं था, बाकी सारे सेंटर नदियों के पास मिल रहे थे। इसका मतलब लोग मान रहे थे भाई नदियां सभ्यताओं का पालना है, नदी के पास सेंटर है, खेती कर लो वहां पर धोलावीरा के आसपास तो नदी भी नहीं है। तो साहब क्या पीते थे, खेती कैसे करते होंगे? तो तालाब बना रखा है और तालाब से सिंचाई करते हैं, अलग तरीके निकाल सकते। इसका मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी डेवलप हुई है कि कोई नदी की आवश्यकता नहीं रही, बिना नदी के करेंगे। पूरा स्टेडियम मिला। उससे भी बड़ा ये था कि स्टेडियम के बारे एक नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं पाए, वो अलग है कि उन्होंने क्या लिखा है कि आज स्टेडियम में क्या होगा, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा उन्होंने, पर वो लिख रखा उन्होंने। अब हमें मजे आने शुरू हुए। 1990 के बाद में हमें एक और सेंटर हरियाणा में मिलता है, राखी गढ़ी। कौन सा? 2026 चल रहा है, एक्सकेवेशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो इतना बड़ा सेंटर, अभी भी एक्सकेवेशन चल रहा है राखी गढ़ी का। पर अब दिक्कत यह भी कि अब तक पाकिस्तान वालों को मिलाकर, अपने वालों को मिलाकर सभ्यता के सेंटर मिल गए 350। कितने? 200 गुजरात में है, 200 गुजरात में। सिंधु है ही नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कहते हो तुम इसको? यार ये तो पॉइंट करने वाली बात है। तो क्या नाम दे? तो पहला सेंटर कौन सा मिला था अपने को? हड़प्पा। तो इस पूरी सभ्यता का नाम ही क्या कर दो? हड़प्पा। तो इसके दूसरा नाम हो गया, पहला सिंधु घाटी, दूसरा हड़प्पा सभ्यता। फिर पिछले कुछ सालों में लोगों ने कहना शुरू किया यार ये तो फिर जुगाड़ है कि सिंधु घाटी नहीं तो क्या कर दो? हड़प्पा। जब पाकिस्तान में और सिंध में जो सेंटर मिले हैं वो सिंधु और उसकी नदियों के आसपास में है, तो इनके पास भी कोई तो नदी बहती होगी। तो अब पिछले कुछ सालों में हमने कहना शुरू किया कि नदी वह है जो धरती पर नहीं है, केवल दिलों में जिंदा बची है, सरस्वती। कौन सी? गंगा से, यमुना से, सरस्वती। जो हम स्नान मंत्र बोलते हैं उसमें जब सरस्वती का नाम लेते हैं, हम कहते हैं जहां दो नदियां मिलती है उसको बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं? जहां भी दो नदियां मिलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग। पर जहां 3 महान नदियां मिली हमारी, गंगा, यमुना और सरस्वती, उसको हमने कहा प्रयागराज। वो प्रयागों का भी क्या है? राजा है प्रयागों का। तो अब हमने कहना शुरू किया कि ऊपर वाले सेंटर सिंधु के, नीचे वाले सेंटर सरस्वती के। तो आजकल हमने इसका नाम दे रखा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम दे रखा है? तो कांस्य काल की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु को इंग्लिश में बोलते थे, या यूनानियों ने नाम दिया था कभी इंडस। क्या नाम दिया था? इसलिए हम उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। यूनानी जब उधर से आए थे तो उन्होंने सिंधु को क्या कह दिया था? इंडस। और इंडस के उधर का देश इंडिया। इंडस के उधर का देश इंडिया। इसलिए जब अपना भारत बना तो नेहरू जी ने जब संविधान बनाना शुरू किया, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब लोग बैठे, तब उन्होंने लिखा हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। क्या कहा? इंडिया मतलब भारत होगा। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, उनका तुम इंडिया क्यों रख रहे हो नाम? तुम नाम हिंदुस्तान रखो, क्योंकि मुसलमानों का देश पाकिस्तान, तो हिंदुओं का देश है। क्योंकि पाकिस्तान इस बात को जानता था कि इंडिया, इसलिए इंडिया रख रहा है नाम ताकि ये बता सके कि इंडस हमारी है। और जब वो ये बताएगा इंडस हमारी है, तो ये कहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमारी। तो पाकिस्तान ने जोर लगाया तुम नाम चेंज करो अपना। भारत ने कहा दिमाग खराब हो तुम्हारा, पड़े रहो उधर साइड के अंदर, हम जानते हैं ना हमारा क्या नाम रखना, तुम बताओगे यार, गए ना साइड में, अब नाम क्यों चेंज करें? है ना, पाकिस्तान इस पे अड़ा, अब इंडिया क्यों नाम रखा जा रहा है? क्यों इंडिया होते हमारा इंडस पे पूरा पूरा। अब कभी आपको फील आता है क्या कि सिंधु अपने नहीं है? आपको फील आता है क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो अपने नहीं है? पर हम जब उसको देखें तब लगता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो अपने पास तो ही नहीं, किसके पास है? फिर पाकिस्तान ने कुछ दिन तक तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को संभाल के रखे, फिर पाकिस्तान खुद ही नहीं संभला। तो उनके पता ही नहीं भाई साहब कहां तो गया उनका हड़प्पा, कहां गया उनका, लिखो।